राजनीति में जो आता है वो साधु संत नहीं होता है। ने बहुत अलंकार और विश्लेषण लगा दिया, इतना नहीं है मेरे बारे में। संगत का असर होता है। आप उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए स्कूटर से घर से गए। उत्तर प्रदेश हमारा सांस्कृतिक विरासत का गढ़ रहा है, जिसमें नेता और नेतृत्व एक पार्ट हो सकता है लेकिन वो प्रमुख नहीं हो सकता। हम तो शॉर्टकट वाले नहीं हैं। अटल होना आसान नहीं है, लेकिन अटल जी ऐसा काम करने की कोशिश करना तो आसान है ना। मोस्ट वांटेड दूल्हा। आपको मैं उपदेश देता हूँ लोगों को, शादी जरूर करना। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां बाहुबल और तमाम दूसरी वजहों से लोग जाने जाते हैं, ऐसे नेता जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह के बाद सर्व स्वीकार्य माने जाते हैं। चाहे कोई धर्म हो, कोई समाज हो, कुछ भी जगह हो, हर जगह उनको तारणहार की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि मामला समझाने और सुलझाने भी चले जाते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो शायद कम लोगों को पता होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, आपने बहुत अलंकार और विश्लेषण लगा दिया। इतना बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर राजनेताओं के साथ ऐसे अलंकार सटीक नहीं बैठते, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जहां बाहुबल पहचाना जाता है, वहां इतना सौम्य और शांत चेहरा जो सबको मना ले, सबको समझा ले, ऐसा मुश्किल होता है। ऐसा कैसे? नहीं, देखिए, संगत का असर होता है। और ये मेरा सौभाग्य था कि बचपन से ही ऐसे सदपुरुषों का, राष्ट्र पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके साथ तो ये वो शैली बाहुबल और ये तो हो ही नहीं सकती थी। बुद्धि बल हो सकती है, समाज का बल हो सकता है, समर्पण का बल हो सकता है, समन्वय का बल हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति माना जाता है, जब तक बाहुबल ना हो तब तक बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा कहाँ है। उत्तर प्रदेश हमारा सांस्कृतिक विरासत का गढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बाहुबल का जिंदगी भर विरोध किया है, चाहे आदरणीय कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे आदरणीय कलराज मिश्र रहे हों। तो आपकी जो व्यक्तित्व में ये बात आई, पारिवारिक परिवेश को छोड़ दीजिए, जो पृष्ठभूमि है आपकी पिताजी की, वो उसको छोड़ दीजिए, तो राजनीति में आपने किससे विरासत ली? विरासत नहीं कहेंगे, संयोग कहेंगे। और संयोग ऐसा हुआ कि मैं छात्र संघ का चुनाव जब होते थे तो मुझे अक्सर लोगों को चुनाव लड़ाने का सौभाग्य मिलता था और इत्तेफाक होता था कि प्रत्याशी जीत जाता था। और सबको लड़ाते लड़ाते हुआ क्या कि मुझे अचानक एक दिन मैं किसी की सिफारिश करने मानी भंडारी जी के पास, मुझे पता नहीं था, क्योंकि उनका स्नेह भाव प्रतित्व भाव में मिलता था, माननीय कलराज मिश्रा जी का, उनका तो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का तय होना था। तो मुझे किसी और ने कहा कि आप उस व्यक्ति की सिफारिश कर दीजिए, आपको माननीय कलराज मिश्रा जी भी मानते हैं और भंडारी जी मानते हैं। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे गेट आउट करके निकाल दिया बाहर। भंडारी जी, आदरणीय भंडारी जी का उस समय इतना आदर सम्मान और प्रभाव था कि बड़े बड़े नेता बचते थे कि कोई अनुशासनहीनता उनके सामने ना हो जाए। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं घर जाने लगा। तो उन्होंने सॉरी कहा, हालांकि कि बाद में मुझे नहीं पता था कि मीटिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो बाद में दूसरे दिन आदरणीय कलराज जी का आया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी प्रश्न नोट तैयार करना है, आ जाइए। अब मैंने कहा नहीं आऊँगा मैं पार्टी में। तो लेकिन उनका आदेश मानना मेरे लिए था, मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैं गया तो उल्टे मुझे ही घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि आदरणीय भंडारी जी के दिमाग में मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाने का था, आदरणीय कलराज जी का मन में मुझे ही था। तो आप करने सिफारिश किसी और की गए थे और आपको ही अध्यक्ष बना दिया गया। इसीलिए कहते हैं ना कि बीजेपी दूसरे दलों से थोड़ा भिन्न है। हाँ, इसका ताज़ा उदाहरण तो देखने को मिला, पिछले महीनों से चल रहा था, इसका नाम, उसका नाम, तमाम ऐसे नेताओं का नाम चल रहा था जो लग भी रहा था कि संभावित रूप से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में एक है, बोलते हैं ना कि सपा में कौन अध्यक्ष होगा, तो निकालेंगे कि सपा में कौन पदाधिकारी बनेगा, सांसद बनेगा, तो एक परिवार विशेष के बीच में लोग निकाल लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी में कौन सिरमौर होगा, तो कोई भतीजा या कोई भाई निकल आएगा। कांग्रेस में कौन होगा, तो गांधी परिवार का या उसके सहयोग का कोई होगा। बीजेपी में कौन होगा, ये कयास अब तो ना बीजेपी का कार्यकर्ता ही लगा सकता है, ना नेता लगा सकता है, ना पत्रकार लगा सकता है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। और
वो कोई ना कोई बनता हो, सब खुशी से उसको। आखिरी क्षण तक बीजेपी में नहीं पता चलता। ताजा उदाहरण हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, या गोवा का, या ताजा पंकज चौधरी जी का देखिए। हाँ, मेरा उदाहरण था। आपका उदाहरण? मैं घर में आके सो गया जी। सुबह तक का हम लोगों ने टिकट वितरण की कोर कमेटी में था दिल्ली में, और मैं 11-12 बजे पहुंचा लखनऊ। रात भर जागा था, जाके सो गया। 3:30 बजे मेरी श्रीमती जी मुझे जगाती हैं, कहती हैं कि मानी रामलाल जी का फ़ोन आया है। वो संगठन महामंत्री थे। मैं प्रणाम करके बोल रहा था, उनका अरे भाई आप आइए, आपको 2017 की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का। अब मेरे पास, मैं गली में रहता था, अभी भी रहता हूँ गली में, उसी मकान में जहाँ पिताजी रहते थे। तो वहाँ पे तो कार नहीं जा सकती, तो स्कूटर ही थी मेरे पास। तो मैं स्कूटर से भागा जल्दी से गया, तो पता चला 4:30 बज गया, और 4 बजे पहुँचना था। तो लोग कुछ और निकालने लगे कि दिनेश शर्मा ना। अरे जब मुझे 3:30 बजे पता ही चला कि 4 बजे पहुंचना है, और रास्ता था 45-40 मिनट का रास्ता ही, उसके कारण, जो ट्रैफिक जाम के कारण, तो बाद में मैं पहुंच। आपका घर भी पुराने लखनऊ में है, तो आप उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए स्कूटर से घर से गए? मैं स्कूटर से गया था। आपके जीवन में शुरुआत में बड़ा संघर्षमय रहा, और अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि उनका जिक्र होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, और ऐसे में बहुत बार पहले भी बात होती रही है कि आप बड़ा सानिध्य रहा, बड़ा करीबी रही है, बड़ा आशीर्वाद रहा, और उन्होंने एक बार आपके लिए भविष्यवाणी भी कर दी थी। तो क्या थी वो भविष्यवाणी? वो बोलते थे, मैं अपने आप को इसमें देखता हूँ, और बहुत सारे अलंकार अब उसको कह के अच्छा नहीं होता, लेकिन अटल जी मुझे पुत्रवत मानते थे। मैं कभी कभी धृष्टता कर देता था कि वो सो भी रहे हैं, तब भी मैं चला जाता था। 1-2 बार तो सो रहे तो मैं जगा के बात किया। एक बार वो बाथरूम में थे, और मैं बाहर से चिल्ला कहा कि मुझे आया। मैं मतलब कहना है कि अटल जी इतना सरल व्यक्तित्व थे, जिनको जो मिलता था वही समझता था सबसे ज़्यादा खास मैं हूँ। आप पूरे लखनऊ में पता करोगे तो हर आदमी कहेगा सबसे। जी बिल्कुल, आपके ऊपर। लेकिन उन्होंने मुझे जो प्यार दिया उसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। कई जगह जाते थे तो साथ ले जाते थे। तो क्या वैसा प्यार जो था, अटल जी का प्यार था, उसके बाद किसी और नेता से मिला? क्योंकि अब वो उस तरीके की राजनीति भी नहीं दिखती, और उस तरह का प्रेम भी नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अटल जी का जो प्रत्युत्व भाव का स्नेह था ना, तो उसको किसी नेता से आप तुलना नहीं कर सकते। मुझे तो सभी का प्यार मिला। आदरणीय कल्याण सिंह जी मुझे बहुत चाहते थे, और जो चाहना क्या, कलराज मिश्रा जी तो मेरे अभिभावक के तुल्य थे और हैं। लालजी टंडन जी भी बिल्कुल मेरे पिताजी को बड़ा भाई मानते थे, तो इस नाते मुझे भी घर की परिवार की तरह मानते थे। 3-4 दिन में अगर ना बात करूं तो उनका फ़ोन आता था, यार नाराज़ हो क्या तुम? अरे बेटा तुम नाराज़ मत हुआ करो, आओ मैं बताता हूँ। तो ये भाव आदरणीय राजनाथ जी में भी ये बहुत स्नेह भाव रहता है। तो मैं कह सकता हूँ वैसा नहीं भी, वो पीढ़ी अभी चल रही है। 2017 में जब आप उप मुख्यमंत्री बने, जैसे बताया आपने कि आपको भी अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, और आप किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे, तो वो किसका प्रेम था कि अचानक से आपको बुला के उप मुख्यमंत्री बनाया? मैं आज भी खोज रहा हूँ, लेकिन यही बीजेपी है। सामूहिकता का निर्णय, कार्यकर्ता को उचित समय उचित काम को दिया जाना। आप देखते हो ना, जिसने मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहा, मेरा शपथ ग्रहण जब दूसरी बार हुआ, तो मैं दूसरे दिन से फिर दौरा करने लगा। यानी 25 तारीख था संभवतः, और 26 तारीख से, और आज तक मैं दौरा ही कर रहा हूँ। इसलिए पार्टी ने बहुत दिया जी, मेरा देने का समय जी। लेकिन तो ये नहीं होता है कि इसने मुझे दिया या इसमें हटाया। पार्टी में हटाया नहीं जाता, पद स्थापन होता है। यानी एक दायित्व के बाद दूसरा दायित्व, जिम्मेदारियां बदलती हैं, किसी न किसी रूप में होता है। वो दायित्व छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आपके दूसरे वाले टर्म जब आया, मौका आया बनने का, तो उसके बारे में भी बहुत चर्चाएं रहती है कि पार्टी चाहती थी लेकिन आपने नहीं चाहते थे, आप संगठन में जाना चाहते थे, या फिर आपका कुछ और मन था, क्या थी? अब देखिए, ये तो पार्टी का विषय है, और जाहिर सी बात है कि जो राजनीति में आता है तो सभी दृष्टिकोणों से अपनी पसंद और नापसंद उसमें समाहित होती हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं का स्नेह और प्यार मुझ में यथावत बना रहा। ये मेरे लिए एक उपलब्धि के तौर पर रहा, और मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ आज तक, जब से मैं उपाध्यक्ष से और
आज तक की कड़ी कि मैं कभी खाली रहा हूँ। मैं खाली रहता ही नहीं हूँ। मैं नहीं हुआ तो मैं वार्ड की बैठक में चला जाता हूँ, मंडल की बैठक में चला जाता हूँ। नहीं कुछ होता है तो शिक्षकों का कार्यक्रम लगा लिया, श्रमिकों का लगा लिया, वकीलों का लगा लिया। नहीं कुछ मिला तो प्रवचन ही करने लगता हूँ। तो साधु संतों के साथ प्रवचन हो जाता। अभी भरत यात्रा में मैं मंदाकिनी में था, चित्रकूट के घाट पे पूज्य नतगोपाल दास जी की जो भरत यात्रा निकलती, तो तीसरे दिन में जगन्नाथपुरी में कौशल्या जी का श्राद्ध और दशरथ जी का श्राद्ध करने का वो दिन होता है। भगवान जगन्नाथ जो है वो राम जी के स्वरूप में आके श्राद्ध करते हैं वहाँ पे, तो उसका कार्यक्रम था तो मैं वहाँ पर प्रवचन करने लगा। नहीं, लेकिन आज की राजनीति तो कुछ ऐसा है कि ये जो आप अलग अलग कार्यक्रमों में जा करके और भी धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं, उसकी बजाय जहां आपको जाना चाहिए वहां कम जाते हैं, और उसी का शायद फायदा दूसरे लोगों को होता है। खूब पार्टी में जाता हूँ, मेरी ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। नहीं, लेकिन आप देखिए फौरी तौर पे क्या कि यूपी में कयास चलते रहे कि ये अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे, ओबीसी होगा, ब्राह्मण होगा, गैर यादव होगा, जो होगा कार्यकर्ता होगा, यही मेरा। लेकिन कोई खेल और दिल्ली से कर रहा था नजदीकी या जो भी समझ लीजिए मिलने में। हमारे वहाँ खेल नहीं होता, हमारे वहाँ मेल होता है। खेल तो सब दूसरे विपक्ष के दलों में होते हैं। खेल और षड्यंत्र ये विपक्ष के खेमों में होते हैं। हमारे वहाँ तो प्यार, स्नेह भाव और समर्पण होता है। नहीं, लेकिन ये जो मेल है वो क्या प्रेम भाव जमीनी स्तर पर दिखेगा? क्योंकि निश्चित रूप में, और ये कैडर बेस्ड पार्टी जी, यहाँ से आप देखो सारे दलों का विभाजन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है। और उसका मूल कारण है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो स्तंभ बन के एक पकड़े रहता है, वो कमल के फूल से स्नेह करता है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से स्नेह करता है। इसमें नेता और नेतृत्व एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो प्रमुख नहीं हो सकता। प्रमुख है हमारी आइडियोलॉजी, प्रमुख है हमारे सिद्धांत और हमारी पार्टी की नीति। लेकिन परिवारवाद की बात तो चलिए मान लिया होती है, तमाम दूसरी पार्टियों में होती है, बीजेपी में भी कहीं कहीं है, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन नहीं, अगर परिवारवाद बीजेपी में कहीं आती है तो कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करता। नहीं, ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन एक बात तो आती है कि कई बार ये सवाल जरूर उठते हैं कि सालों साल कोई कार्यकर्ता मेहनत करके किसी पद तक पहुंचता है, फिर अचानक से पता चलता है कोई बाहर से आया, वो बन गया कुछ बड़ी पद पे बैठ गया। तो ये अगर आप ये बात समुद्र कहने लगे कि ये बाहर की आई हुई नदी हमारे में नहीं आएगी तो समुद्र छोटा हो जाएगा। समुद्र बड़ा तभी है जब तक उसमें आके तमाम नदियां, बाहर से आए हुए बात, अजप्पा एक समुद्र है, इसमें तमाम नदियां आएंगी लेकिन बनेंगी वो पानी एक साथ। बाहर के आए हुए लोगों की बात नहीं है, ये अंदर ही है। आप एग्जाम्पल देखिए मोहन यादव जी का, नायब सिंह सैनी जी का देखिए, इसी तरीके से ऐसे कि जिन नहीं कार्यकर्ता रहे भाई, ये हमारे कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता रहे, ये लोग कार्यकर्ता रहे। बाहर के कहाँ से आ गए? बाहर के नहीं है ये, लेकिन वह पार्टी के अंदर ये आवाज उठती है कि हम इतने दिनों से प्रोमिनेंट थे और अचानक नहीं, ये बीजेपी में आपने चूं भी कहीं सुना? गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल के दूसरे लोग आ गए, तो वो हटाए नहीं गए थे, वो दायित्व परिवर्तन था। आज जो लोग उससे मुक्त हुए वो संगठन में काम देख रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अचानक से पता चला। राज्यसभा सांसद जब बनाया गया तो केवल एक ही सीट थी, एक सीट थी। कानपुर में कार्यक्रम कर रहा था, आदरणीय नड्डा जी का फोन आया कि डॉक्टर साहब कल आपको नामांकन करना है। मैंने कहा मेरा तो अभी 27-28 तक मेरा MLC का है, तो 28 तक संभवतः था। तो उनका कि ये आदेश है पार्टी का। उसके बाद मुझे ना पूछना था ना उनको कुछ कहना था, आदेश था तो आदेश का पालन। मैंने नामांकन भरा और दिल्ली रवाना। अच्छा, ये परंपरा शुरू से नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में कि कोई अंदाजा ही न लगे? ये हाल के पिछले 10-12 वर्षों मोदी जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये अच्छी परंपरा है मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं हो सकता हूँ। आज आम कार्यकर्ता से पूछिए तो वो प्रसन्न है, वो जानता है कि मेरा भी नंबर आ सकता है। अब कोई एक ही अगर पैर पसार के बैठ जाएगा तो दूसरों में थोड़ा सा हलचल तो होगा ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार इसके फायदे भी होते हैं। जैसे एक बड़ा व्यापक मैसेज गया कि किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है, सब तन मन धन से लगे रहते हैं। लेकिन कई बार एक तरीके से लगता है जैसे कि कोई नुकसान हो गया, इमेज डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे दिल्ली। चले आप अगर आप, मैं समझ रहा हूँ आप शिवराज शिवराज जी की बात नहीं कर रहा, सबसे अच्छा कृषि शिवराज जी की बात मैं मेरे बारे में अगर आप कह रहे हो
तो मैं आज राज्यसभा में और ज़्यादा। मैं शिवराज जी की और आपकी दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात हो रही है दिल्ली की, जहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी को लेकर, उनकी प्रेजेंस को लेकर। एक भी है आज उस सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सारे नेता मिलके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों के मुख्यमंत्री जो हैं उनको लेकर के इतने सवाल नहीं उठते जितने उनकी समझ या उनकी। नहीं, कभी नहीं। सफलतम मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली को, जिसको कहना चाहिए, जमुना जी की सफाई का अभियान सफलता के साथ शुरू किया है, ट्रैफिक को सफलता के साथ कंट्रोल किया है, कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिन्होंने सारे पार्टी के मंत्रियों को एक सूत्र में बांध कर रखा है, जिनकी ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है। आज लोग कहते हैं कि इतनी कम समय में कहाँ से खोज कर ले आए। आज वो महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में एक मूल कार्यकर्ता बनी, जो पार्षद थी, आज मुख्यमंत्री हैं। यानी ये बीजेपी में ही होता है, कांग्रेस में नहीं हो सकता कि एक पार्षद डायरेक्ट बन जाएंगे मुख्यमंत्री, नहीं हो सकता है। ये केवल बीजेपी में हो सकता है। चलिए, ये तो ठीक कह रहे हैं कि केवल बीजेपी में हो सकता है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक फायदे में भी रहा, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट खराब भी रहे और किनारे होने के बाद लोग गायब हो गए। जैसे किरण बेदी जी थी यहाँ पर। नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो? वो सांसद भी लड़ी, उसके बाद 4-5 साल वो राज्यपाल भी रही हैं। अब उनका भी एक एज होता है ना। आप क्या समझते हो कि जिंदगी भर सब लोग उसी एनर्जी से काम करते रहेंगे? नहीं, ये तो उम्मीद तमाम लोग भी करते हैं, वोटर्स हों चाहे सपोर्टर्स हों, ये उम्मीद करते हैं कि जैसे मोदी जी इस उम्र में इतना ताकत से काम कर रहे हैं, वैसे ही उनके साथ। मोदी जी को मैं कहूँगा मानव नहीं महामानव है, और मोदी जी ऐसा आप शताब्दियों में नहीं होने वाला। मोदी जी में कभी कभी मैं बड़ा ध्यान, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। जब वो युवा मोर्चे के मेरे प्रभारी थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और जो मोर्चों के वो प्रभारी थे। मैंने संगठन के तौर पर काम किया। उसके बाद जब मैं महापौर बना तो कई कार्यक्रम गुजरात में गांधीनगर में उनके सानिध्य में मेयर कॉन्फ्रेंसेस में मुझे करने का अवसर मिला, और उसके बाद मैं उसमें रहा जब गुजरात का प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, तो बहुत निकट से मुझे देखने का अवसर मिला। और अब राज्यसभा में हूँ। अब छोटी सी बात को कहूँगा कि प्रधानमंत्री का बोझ है, कभी भोज की पॉलिटिक्स है उनके वहाँ कभी नहीं हुई, शायद पहला भोज था, लेकिन वो भोज को भी उन्होंने पार्टी का कार्यक्रम का कार्यकर्ता वाला मिलन कर दिया। हर टेबल पे एक मिनिस्टर और बाकी सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। खाना के टेबल पे बैठ गए 6 बजे और आएगा 8 बजे खाना, और तब तक 2 घंटा उनको विभिन्न विषयों का पहले पता था कि किन किन विषयों पर उनको आपस में डिस्कशन करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही, कौन कौन से नए नए इनिशिएटिव आए हैं, गवर्नमेंट किन क्षेत्रों में काम कर रही है, वैदेशिक नीति क्या है, अध्यात्म में भी हो गया। यानी 2 घंटे का सत्संग जो राज्यसभा वाले लोकसभा को नहीं जान रहे थे, जो लोकसभा वाले राज्यसभा को नहीं जान रहे थे, जो मंत्री से इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, हो गया। बाद में खाना खाया और चल दिए। यानी आप खाना खाने में भी आपने एक संदेश दिया। नहीं तो इसी को तो विपक्ष के तमाम लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे काम तो करते हैं, लेकिन 24 घंटे बीजेपी चुनाव मोड में रहती है ना। चुनाव मोड में नहीं, जनता के काम में रहती है। इस शब्द को अगर वो इस तरह कहें कि जैसे वो सब पिकनिक मोड में रहते हैं और बीजेपी का नेता भी कार्यकर्ता काम के मोड में रहता है, दोनों में अंतर है ना। अच्छा, चलिए, मोदी जी तो खैर आपने कह ही दिया महामानव हैं। आपको वो पोटेंशियल, मोदी जी जैसी पोटेंशियल क्या योगी आदित्यनाथ जी में दिखती है? देखिए, मैं तुलना किसी की नहीं कह सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी में कभी मैं देखता हूँ जब वो गंभीर होते हैं, चिंतन करते हुए, तो लगता है अटल जी हैं। कभी वो दृढ़ता से निर्णय लेते हुए देखते हैं, अरे ये तो अडवाणी जी हैं। कभी उनको बोलते हुए चिंतनशील मुद्रा में जानकारी लेते हुए, अरे तो दीनदयाल जी का गुण इनमें दिखाई पड़ रहा है। जो सर्वगुण संपन्न होकर दिखाई पड़ता है तो कहते हैं तो मोदी जी है। हर व्यक्ति की अपनी कार्यशैली और कार्य करने का तरीका है। योगी जी का अपना तरीका है, अमित शाह जी का एक दृढ़तापूर्वक दृढ़ निश्चयी काम करने का है, योगी जी का एग्रेसिव होकर काम करने का है, राजनाथ जी का शांत स्वभाव से काम करने का है, गडकरी जी का एक
प्रोग्रेसिव नेचर में तुरंत निरंतरता के साथ काम करते रहने का है, तो जोशी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का विद्वतापूर्ण रहा है। नहीं, लेकिन बहुत बार चर्चा ये होती है कि शायद योगी आदित्यनाथ जी विकल्प है मोदी जी का, चर्चा होती है। और ये यहाँ मैं एक ही लाइन में इसका सब जवाब दूंगा कि बीजेपी में सब एक दूसरे के पूरक है, ये विकल्प शब्द बीजेपी में है ही नहीं। अच्छा, एक बार आपके ही साथ में उप मुख्यमंत्री रहे केशव मौर्य जी ने कहा कि संगठन बड़ा होता है, सरकार नहीं। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखो इसको लोगों ने कैसे देखो क्या होता है ना कि आप एक चीज़ का विश्लेषण अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। केशव मौर्य जी एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, निचले स्तर के कार्यकर्ता वो रहे हैं, जो उन्होंने शुरुआत करी निचले स्तर के कार्यकर्ता से। और संगठन का महत्व बीजेपी में सर्वोपरि है। संगठन के जो निर्णय होते हैं वो सब मानते हैं। उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को कहा था, और उनका यही कहने का था कि सरकार तो आती है जाती है, संगठन अनंत काल तक चलता रहता है, और संगठन के कारण ही सरकारें आती हैं, संगठन के कारण ही सरकारें जाती हैं। संगठन अगर मजबूत है, यानी सरकार का और संगठन का जोश और कार्यकर्ता का, या यूँ कहें कि संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता का जो संबंध होता है वो डंडा और झंडा का होता है। डंडा हमारा संगठन पार्टी या पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री हैं। ये नेतृत्व वो डंडा है, और झंडा कौन है? ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता यानी जो झंडा और डंडे का संबंध है, ये झंडा जो है हमारा नेतृत्व है और डंडा हमारा कार्यकर्ता है। अगर डंडा दाएं या बाएं होता है तो झंडा ऊपर या नीचे होता है। यानी नेतृत्व का मूल जो है वो कार्यकर्ता है, वो डंडे की तरह खड़ा रहता है, और उस कार्यकर्ता के कारण वो झंडे की तरह हमारा जो नेतृत्व है वो आह्लाद भी करता है, नेतृत्व भी करता है, संवाद भी करता है, और जनता के हितों का रक्षण भी करता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार कुछ न कुछ रणनीति ऐसी रखते हैं जिससे कि आगे की स्ट्रेटजी के तहत कैसे जीतें या कैसे अपना वर्चस्व कायम रखें। लेकिन बार बार सवाल ये भी उठता है कि संगठन और यूपी सरकार के बीच में समन्वय, जैसे पंकज चौधरी की बात अभी आई तो कहा जाता है दिल्ली के आदमी हैं, ये योगी जी से बने। ऐसा है, पंकज चौधरी जनता के आदमी हैं, जो 6-7-8 बार मैं समझता हूँ शायद जीते, 6-7 बार जीता है। तो 7 बार जो व्यक्ति जीता उसमें गुण का क्या अभाव होगा? क्या उसमें कार्यकर्ता भाव भी होगा, उसमें नेतृत्व भाव भी होगा, और दोनों का समावेशित करके उसका एक सबसे बड़ा गुण है उनका, वो है विनम्र भाव। जो 3 गुणों से संपन्न है, वो केवल और केवल आज तक किसी ने पंकज चौधरी को जोर से बोलते हुए नहीं देखा होगा। पंकज जी मेरे मित्र भी रहे, मेरे साथ उन्होंने काम भी किया है जब मैं यूथ में था, और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का उनमें अद्भुत क्षमता और गुण है, और उसके कारण वो अपराजित भाव में जीतते आए हैं। अच्छा, एक बात और चल रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में शायद ब्राह्मण चेहरा सवर्ण होगा, इसलिए क्योंकि 2016 से लेकर के ओबीसी चेहरे को ही इन्होंने नेतृत्व दिया संगठन में। क्या आपको लगता है कि जैसे बीच में बात उठी थी कि ब्राह्मण नाराज है सरकार से, या वहाँ पर सजाती चर्चा उठी कि सजाती लोगों को सपोर्ट किया, रहा विपक्ष लगातार उठाता है इस बात को, ऐसे में ब्राह्मण चेहरा न दे करके फिर से ओबीसी चेहरा देना क्या कोई रणनीति का हिस्सा है? ये चेहरा के विहीन क्या, जितने हमारे वहाँ सारे संगठन में बड़े बड़े दायित्व तो उनके पास हैं, 2-2, 3-3 महामंत्री, 2 महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग राज्यसभा में हैं, कौन सा चेहरा चाहिए? इसमें बीजेपी में वो चमकता दमकता चेहरा नहीं, परिश्रम से युक्त कार्यकर्ता भाव वाला चेहरा होता है। और जाति के आधार पर बीजेपी की संरचना नहीं है। जात विहीन संरचना पर आधारित नीतियों और सिद्धांतों में हमारे संगठन की संरचना छुपी हुई है, और उसी गुण के कारण आज ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, ये माकपा, ये बाकपा, ये आप, ये पा, ये कोई सामना बीजेपी का नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बात ठीक कह रहे हैं आप राजनीति की बात में आते हैं तो एक बात और, जिसे आपको बगैर किसी सदन का सदस्य होते हुए उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद राज्यसभा भेजा गया, अब किस तरह का एलिवेशन पार्टी में आप देखते हैं? खुद के लिए क्या समझते हैं? क्या ना मैं खुद का देखना मेरा थोड़ी काम है। खुद का जो जिसने अभी तक देखा है वही देख रहा है, सबका, मेरा नहीं, सबका देखता है वो। बिल्कुल, लेकिन कई बार बड़े बड़े पदों के लिए आपके नाम की लगातार चर्चा चलती है, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह बाकी है। हम तो शॉर्टकट वाले नहीं हैं,
हम ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने काम किया। मैंने अपने हाथ से पोस्टर चिपकाए हैं, अपने हाथ से सीढ़ी लेकर रात को गेरू से मैंने वॉल राइटिंग भी करी है। तो मेरे लिए छोटा और बड़ा काम कोई भी नहीं है। मैंने भंडारी जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्रमोद महाजन जी से लेकर मैंने सभी राजमाता जी, डॉक्टर जोशी जी भी अब हैं, सबके सानिध्य में काम करने का अवसर मुझे मिला कम उम्र में। चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। कुछ चीज़ें आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के भी लोगों के मन में ख्याल आता है। आपने बहुत बाद में शादी की, ये फैसला था ही नहीं या? आप यूँ कहो कि शादी ही क्यों की, क्योंकि मैं शादी तो नहीं करने के लिए विचार बना पाया था। और मेरा जीवन था, मैं जो जिस जीवन को आप कहो कि व्यवस्थित, या दूसरे शब्दों में आपके मेरे शब्दों में तो वो व्यवस्थित था। आप अगर उसको उच्चारित करोगे तो कहोगे ये अव्यवस्थित था। ज़मीन पे मैं सोता था 2010 तक। मैं एक चटाई अगर बिछा लेता था, अगर कभी बहुत जाड़ा पड़ा तो मैं तख्त पे लेटता था। ना एयर कंडीशन, ना कूलर। कूलर तो मेरे जो घर में काम करते थे उनके लिए कूलर था, लेकिन मैं तो उषा का फ़ैन था टेबल का, उसको लगा लेता था। गर्मी बहुत आती थी तो पानी छिड़का और ज़मीन पे सो जाता था। और सुबह 4 बजे उठना, वो क्रम आज भी मेरा है। सुबह पूजा करना, योग करना। रात को 10 बजे के आसपास फ़ोन को ऑफ नहीं करना, साइलेंट करके अपने जो शाम की, रात की पूजा वगैरह करके सो जाना 11 बजे तक का उसके। तो ये नियम हमारा एक कठिन जीवन पहले से बना था और पूरा समय समाज के लिए होता था किसी न किसी रूप में। तो मुझको लगता था कि ये जो प्रचारक सा भाव है, क्योंकि मैं प्रभावित होता था माननीय अटल जी को देखकर। जब अटल जी को लोग बोलते थे अटल जी आपने विवाह नहीं किया, तो अटल जी खूब हंसते थे और कहते थे कि सबके लिए होना बड़ा कठिन है। तो मैंने एक दिन उन्होंने कहा कि किसी ने, भगवती शुक्ला जी यहाँ के अध्यक्ष थे, उनका माननीय अटल जी ये भी आप ही की तरह है, लेकिन क्या करता है मेरी तरह क्या है? तो मैंने कहा मैं भी अटल वंशी हूँ। बड़ी जोर से हंसे। अटल होना आसान नहीं है। तो मैंने कहा कि अटल होना तो आसान नहीं है, लेकिन अटल जी ऐसा काम करने की कोशिश करना तो आसान है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार की चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। तो फिर मेरा क्या था कि तमाम संघ के प्रकल्पों में मैं था। मैं विद्या भारती में मैं रहा मानी भाई जी के साथ, मैं विपिन जी के साथ सेवा भारती में रहा, मैं अधीश जी के साथ मैंने विश्वमत केंद्र की शुरुआती की थी, मानी वीरेश्वर जी के साथ राष्ट्र धर्म में और तमाम उसमें रहा। मैं शिक्षण मंडल में धर्मपाल जी के साथ मैं शिक्षण मंडल का संयोजक था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब नागिन जी और उसके पहले लोग थे मदन दास जी, तो उनके साथ विद्यार्थी परिषद में मैं रहा। तो हिंदू जागरण मंच में भी रहा। तो मैं इतने प्रकल्पों में संघ के जो पत्रिका थी, तो उस 2-3 पत्रिकाओं का भी संपादक में रहा। भाऊराव सेवानाथ ट्रस्ट में भी रहा, माधव सेवा आश्रम में भी रहा, प्रकृति भारती में भी रहा। तो उन सारे संघ के प्रकल्पों में दिन भर मैं संघ के कार्यों और उनके संबंधित लोगों के। तो क्या आपको उसकी वजह से मौका नहीं मिला या विचार जो था नहीं? आप 4 मैं उनको सबको अकेले काम करते देखता था, तो मुझको लगता था ये तो तपस्वी लोग हैं। आदरणीय स्वांत रंजन जी बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत पूजनीय है मेरे लिए। तो MSc टॉप करके आए थे। डॉक्टर वार्ष्णेय साहब, अशोक वार्ष्णेय साहब MBBS डॉक्टर थे और PhD करके शायद आए थे, और ऐसे लोग प्रचारक बन गए थे। तो मैं भाई जी को देखता था, ब्रह्मदेव शर्मा जी को, कोई निश्चल भाव, केवल समाज की सेवा में संकल्पना में कैसे क्या हो जाए जिससे लोगों का हित हो जाए। आश्रम बना दो, PGI में लोग ठहरते हैं। तो ये फिर विचार कैसे आया कि अब नहीं, अब आप? मेरी माँ की तबीयत खराब हुआ और मेरे पिताजी एक कार्यक्रम कराते थे कि 1 तारीख को सब लोग गेट टुगेदर होता था, तो पूरा परिवार के लोग आते थे, सब अपनी शिकायत करना। बहन कहती थी अरे तुमने हमको दिवाली में जो आपकी बहना था ठीक नहीं भेजा, वो कहे तो इनको साड़ी ज़्यादा अच्छा दे दी थी, कोई कहे कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करा। यानी गिला शिकवा शिकायत दूर करने का एक दिन साल में हमारे वहाँ होता है। अभी भी मैं चलाता हूँ पिताजी के जाने के बाद। तो पिताजी करते थे, माँ की नहीं, पिताजी की तबीयत खराब थी उस दिन, अम्मा बहुत अपसेट थी। तब तक यहाँ के कुछ लोग थे
पार्षदगण भी वहाँ इकट्ठा हो गए थे, आ गए थे, रमेश कपूर बाबा वगैरह थे। तो उन्होंने मजाक में कहा, उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ था, सब लोग अपनी कविता कहना, कोई गाना कहना, घर के ही परिवेश था, बाहर के एक ही दो लोग थे। उनका अम्मा डॉक्टर साहब की शादी नहीं कराओगे? मौका कराएंगे। वो तो बेचारी रोज ही कहती थी, जो आता था बायोडाटा रख लेती थी, 267 बायोडाटा रख रखा था उन्होंने, तो हाँ कराएंगे। अब चूंकि पिताजी की इतनी तबीयत खराब थी, उन्होंने पूछ लिया कि बाबूजी नहीं है, तो उनका उनकी तबीयत खराब और रोने लगी। तो बोले अब डॉक्टर साहब की शादी कर दो। तो बोले 16 तारीख को करेंगे। 1 तारीख को कार्यक्रम और 16 को करेंगे। अम्मा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य था, अम्मा का शब्द, पिताजी का वाक्य मेरे लिए ब्रह्म वाक्य रहा। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब ठीक है कह दिया तो पता चला कि दूसरे दिन एक अजय श्रीवास्तव करके जागरण में पत्रकार थे, वो कहीं मेरी पगड़ी बांधे हुए कोई कार्यक्रम में फ़ोटो थी, वो पगड़ी बांधे हुए फ़ोटो छाप दिए और कि मेयर बनेंगे दूल्हा। एक उसमें समोता हिंदुस्तान में था, या इनमें सुधीर मिश्रा जी थे, आजकल संपादक हैं, तो उन्होंने निकाल दिया मोस्ट वांटेड दूल्हा। अब दूसरे दिन अखबार में 2 निकल ही आया, और उनको देखा देखी सहारा टीवी उसमें बहुत चलता था, तो सहारा टीवी में एक पत्रकार थे, उन्होंने मेरे पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, और मोस्ट वांटेड दूल्हा का जो हेडिंग था वो डॉक्यूमेंट्री में चली। उसमें बहुत सारे लोगों का वो हुआ, पता चला कि वो बढ़ते गए, और अम्मा 267 बायोडाटा लेके छांटने लगी। 6 बायोडाटा छांटे गए, घर वालों ने, भाई बहनों ने मिलकर 6 छांटे। एक डॉक्टर, एक IAS थे, एक IPS थी, एक जज थी, एक IIM अहमदाबाद में उसमें कार्यरत थी मेरी धर्मपत्नी जो जिनसे हुआ है, और एक पॉलिटिशियन थे जो संभवतः मेयर और सांसद दोनों साथ हो गए थे। ऐसे 6 छाटे और पर्ची लुटाई गई। अब उस समय क्या था कि मैंने किसी से कहा था, किसी पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, मैं बहुत सम्मानित थी, हमारी उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो हमसे कहती दिनेश शादी कर, तू जब शादी करेगा मुझे बताना, मैंने तेरे लिए देख रखा है। तो मैंने कहा बहन जी जब करूँगा तो आपसे पूछूंगा। तो मेरा मन था कि मैं उनसे वो जहाँ कहें वहीं करूँ, लेकिन ये हुआ कि 30 साल के बाद जन्मपत्री नहीं मिलाई जाती। वो मेरे वहाँ प्रचलित था कि जो इष्ट देव होते, मंदिर होते हैं, वहाँ पर्ची लुटा देते हैं नाम की, जिनके जिनके प्रस्ताव होते हैं, और जो घर के बुजुर्ग माता पिता उठा लेते हैं वही शादी हो जाती है। तो 267 पे छठी 6 और 6 को पर्ची लुटी। अम्मा ने उठाया, वहीं जहाँ शादी हुई वही उठी। पिताजी को बहुत अनकॉन्शियस से थे, उनका हाथ आगे करके तो वो भी उठाई, तो वो भी निकली। अब मेरा था कि माँ ने उठाई, पिता ने भी उठाई। फिर एक बार मन हुआ कि कहीं जहाँ और का, तो घर वाले बोले नहीं भाई ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। सारे लोग मिल गए, तो भाई बहन, बहनोई, भाभी, ये सब मिल के 15 लोग हुए। अम्मा और पिताजी को मिला के चाचा भी हुए, चाची भी आई। 15 लोगों ने पर्ची उठाई। 13 वही उठी जहाँ मेरी शादी हुई, और जहाँ शादी होने को होती वहाँ पर्ची नहीं उठी। अच्छा। और बाकी जो है सब, क्या कहीं और आप करना चाहते थे? मैं नहीं करना चाहता, जहाँ मतलब मेरे और लोग चाहते थे कि यहाँ बात करूं। विजय लक्ष्मी जी की तरफ से भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये शादी की बात तय हुई तो उन्होंने बड़ी, जय लक्ष्मी जी वो उनकी तरफ भी किस्सा ये है कि बहुत ही पशुपेश में थी। वो किस्सा मुझे भी बताया उन्होंने, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने भगवान के मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में जा करके उनके सामने पूछा जाके क्या मुझे करनी चाहिए, तो उनको भी इशारा हुआ। आपको बताया उन्होंने क्या इशारा था? कि मैं फिर भी पर्ची लुटने के बाद भी नाम आ गया, तो मैं गया कि कम से कम इनको मैंने एक बार देखा था, बहुत पहले, 4-5 साल पहले, और उसमें मेरे पिताजी ने मना कर दी कि मेरा लड़का शादी नहीं करेगा, लेकिन उनके घर वालों ने अप्रत्यक्ष रूप में दिखाया था। तो मैं उसमें गुजरात में, अहमदाबाद में, मैं किसी के वहाँ एक प्रवचन में गया था। लखनऊ पेपर मिल के सेठ चंपक लाल जी हुआ करते थे, मुझे बेटे की तरह मानते थे। तो उनके पुत्र ने उनकी तरही पे प्रवचन कराया था। तो मैं अहमदाबाद गया हुआ था, तो प्रवचन का प्रसंग ऐसा आया
जिसमें व्यक्ति को शादी करना चाहिए, यानी वो पितृ ऋण का ऋण होने के लिए उसको परिवार को और वंश का वो होना चाहिए। तो मेरा मन फिर डाइवर्ट हुआ, मन एक बार उछट गया तो नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे मन डाइवर्ट, तो मैंने कहा अहमदाबाद के ही वो लोग थे, तो देखते हैं। तो तब तक उन लोगों को पता चल गया कि मैं आया हूँ, उनके भाई वगैरह। उनका साहब आप चलिए ऑफिस में, उनका ऑफिस नहीं, घर जाऊँगा। तो मैं देखना चाहता था कि वो बड़े आदमी तो नहीं, बड़े आदमी तो नहीं करूँगा, मैं साधारण हूँ तो साधारण ही चाहिए मुझे। तो मैंने देखा 2 कमरे का 3 कमरे का घर था उनका, फ्लैट, और मेरी श्रीमती जी स्वयं खाना बना रही थी। अब मैं बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरी माँ जो थी वो पराठा सेकती थी, तो नहीं एक और खा लो बेटा, एक और खा लो, ऐसे बोलती थी। मैं 1 ही 2 रोटी खाता हूँ। मैंने जैसे 1 रोटी खाई तो बस करने लगा, तो उनका नहीं एक और खा लीजिए। बस एक शब्द ने कहा, बस हमका यही हो सकती, क्योंकि इसमें मेरे माँ का गुण दिखाई पड़ रहा है। तो आखिर में जब हाँ हो गई, तो मैंने कहा मेरी शर्त मैंने कुछ ख़राब रखी थी। मैं वंश वृद्धि नहीं चाहता था कि मैं दूसरे के लिए भ्रष्टाचार करूँ, आज औलाद के लो, ऐसा मेरा मन। हालांकि अब मैं समझता हूँ वो गलत था निर्णय, परिवार होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तो कोई आता तो मैं कहता हूँ भैया तेरे कितने बच्चे हैं, मैं पूछता हूँ। लेकिन उस समय मुझे था कि मैं कुछ ऐसी शर्तें रखी, उसको मैं नहीं वर्णन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहते थे। अब कुछ रखा मैंने, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, मैं नेता से शादी नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, अब मेरा दूसरा शब्द सुनिए, प्रोफेसर से ईमानदारी से जो आता है उसी से घर चलना है, और जिस दिन आप भ्रष्ट होंगे तो अपने आप समझ लीजिए कि हम लोग का संबंध वहीं पे ब्रेक हो जाना चाहिए। मैंने कहा मुझे मंजूर है। शुचिता, पारदर्शिता, घर में पवित्रता, पर्ची से लुटाकर विवाह, और आज मैं कहता हूँ कि अगर जन्म पत्र मिला के भी किया गया होता तो शायद इतने गुण ना मिलते। क्यों? हमारे वहाँ जो पूजा पाठ होता है, जो रीत रिवाज है, वही संस्कार उनके परिवार में भी रहे। आज जिन देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं उनको वो भी मानते हैं। जैसा शुद्ध पौष्टिक आहार हम लोग का होता था वही उनके वहाँ भी होता है। तो मैं कॉमर्स का, वाणिज्य का, वो इकोनॉमिक्स की। सुबह वो भी पूजा पाठ में बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, रात को सोते समय वो भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी करते हैं। एक क्रम है, चाहे मैं दुनिया में कहीं रहूं, चाहे वो दुनिया में कहीं रहें, रात होते ही सोने से पहले हम दोनों को हनुमान चालीसा साथ में करनी है। एक नियम अभी तक का ब्रेक नहीं हुआ। तो हर रोज आप पत्नी के साथ हनुमान चालीसा करते हैं? हनुमान चालीसा, और ज़्यादा तनाव में हुआ तो फिर बजरंग बाण होता है। अच्छा, तो यानी आपने कुंडली तो नहीं मिलाई, लेकिन सांसारिक गुण सारे मिलाए? हाँ, निश्चित रूप में। ठीक है। तो ये अब 10 साल से ऊपर हो गया आपकी शादी को, आप कितना पूरक देखते हैं पत्नी को इस आपके राजनीतिक करियर में? देश देता हूँ लोगों को कि भैया शादी जरूर करना। जब कोई मुझे 30 से ऊपर दिखता है तो मैं बड़ा उसको कोसता हूँ। मिलने वाले दिन में 1000-1500 लोग आते होंगे मुझे, मैं पहले पूछता हूँ लड़के की उम्र क्या हो गई, ये 25 हो गए, शादी क्यों नहीं किया इसकी। पहले तो डांटता हूँ, क्योंकि ये जीवन के संस्कार है ना, ये पीढ़ियों को चलाते हैं। और पीढ़ियों में चलाने में अगर ऋषि मुनि भी अगर गृहस्थ नहीं होते तो अच्छे संस्कार वाला कहाँ से आता। आज अच्छे लोग जो है, जो गृहस्थ नहीं होते, तो वो अच्छे लोगों की पीढ़ी समाप्त हो जा रही है। और अब जिस तरीके से पहले तो 2 पे आए थे, अब 1 पे बच्चे पे आए लोग। मैं दूसरा प्रवृत्त मानता हूँ। लोग कहते थे 7 जन्म का साथ है, अब तो 7 दिन में तलाक होने लगा। और मैंने तो राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया। तो क्या ये तलाक की वजहों से आप कहते हैं कि परिवार में बच्चे जरूर होने चाहिए, या होना चाहिए पति पत्नी का? नहीं, देखो चूल्हा है ना, अमेरिका का रिसर्च अब कह रहा है कि घर में चूल्हा सिस्टम होना चाहिए, परिवार को जोड़ता है। ये पिज्जा आ गया, ये बर्गर आ गया, बाजार से आ गया, पति भी काम कर रहा, पत्नी भी काम कर रही, पति पत्नी का संवाद नहीं हो रहा, सास और बहू का संवाद नहीं हो रहा। ये परिवार के विखंडन के कारण है। और परिवार को जोड़ने का कारण क्या है ना, कि 30 त्योहार पर्व हम क्यों मनाते थे? सब मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे। हम घर का चूल्हा क्यों रखते थे? कोई सास जी ने एक सब्जी बना दी, एक बहू ने बना दी, कुछ नंद ले आई, आपस में मिल जाते थे, खुशी होती थी, परिवार बैठता था। अब तो परिवार में अगर आपको कोई पार्क में बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए 1 घंटे तक, लोग कहेंगे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं,
ना इनके पास SMS है, ना टैबलेट है, ना कंप्यूटर है। क्या कर रहे हैं? इस कंप्यूटर ने और मोबाइल ने जीवन की उन शांतियों को कहीं ना कहीं छीनने का काम किया। मैं इनके उपयोगिता को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उपयोगी हैं, लेकिन इन्होंने व्यक्ति को दास बना लिया। अब व्यक्ति दिन भर सोता है, जब थक कर लेटता है तो शरीर आराम नहीं करता है। हम लोग तो बोलते हैं अब मोबाइल को आराम करने का समय मिला है। जब मोबाइल शांत हो जाता है तब हम सो पाते हैं। तो ये जो मशीनीकरण है जिंदगी का, रोते रोते आए थे, थोड़ा बड़े हुए, नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बड़े हो गए, शिकायत करते करते और बड़े हो गए। एक दिन पता ही नहीं चला कि कब बाल सफ़ेद होने लगे और इच्छा जागृत हो गई, मुझे ने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया। और पहले रोते रोते आए और लोग पछताते पछताते हम बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद ये पता नहीं चला कि जिंदगी भर जिनके लिए हमने चिंता करी थी वही हमको चार कंधों पर लाद के अंततोगत्वा रोते रोते जिनके लिए चिंता की थी वही चिंता में डालकर चले आते। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बात कही। लेकिन जो वर्तमान है, आप कहते हो ना कि आप इससे संतुष्ट, अरे भाई जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं है वो फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपने जो बातें कही बहुत सही और बहुत अच्छी कही। इस उम्र में, राजनीति के इस पड़ाव में, आपको क्या लगता है कि आपको क्या अभी और ऐसा करना था जो अभी नहीं कर पाए? मैं केवल यही कर रहा हूँ, मैं आज वर्तमान में अच्छा करूँगा, यही मेरी एक जिज्ञासा होती। जो वर्तमान में अच्छा करता है, वर्तमान से संतुष्ट होता है, भविष्य उसकी प्रतीक्षा करता है। जो भविष्य के प्रति चिंतित होता है उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। और जो भूत को याद कर करके खुश होता, अरे मैं तो उप मुख्यमंत्री था, अरे भाई मैं तो महापौर था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, क्या था, ये थे मेरे, वो थे मेरे, यही करता रहेगा तो आधा वो पगला जाएगा। तो आपकी अभी पार्टी में या संगठन, पार्टी में या सरकार में ऐसी अपनी कोई इच्छा नहीं कि ये मिले, ये मुझे करना है? राजनीति में जो आता है वो साधु संत नहीं होता, लेकिन राजनीति में रहते हुए भी साधु संत की प्रवृत्ति होती है। तमाम लोगों में नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों में होती है। और व्यक्ति को वर्तमान से संतुष्ट होकर अपने को इतना क्षमतावान बनाना चाहिए कि उसकी आवश्यकता सबको महसूस हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो बता रहे थे कि जीवन में दर्शन क्या होना चाहिए और राजनीति में भी क्या होना चाहिए। हालांकि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में उतार रखी हैं। और शायद इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था कि बिरले ही नेता ऐसे होते हैं जो कि एक लीगेसी को इस तरह से बढ़ाते हैं, जो कि राजनेताओं की छवि को तोड़ने का भी काम करते हैं। अगली बार फिर किसी शख्सियत से बातचीत होगी, उसके बारे में अनछुए पहलू जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।